हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 9 के डेमोक्रेटिक राइट्स के चैप्टर 5 की बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से राइट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेटिक राइट्स क्या हैं? व्हाट आर डेमोक्रेटिक राइट्स और इनका सिग्निफिकेंस क्या है? डेमोक्रेटिक राइट्स आर फंडामेंटल टू द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये राइट्स रूट्स हैं, बेसिक नीड्स हैं किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यानी ऐसी सोसाइटी जिसमें लोग अपनी वोटिंग के बेसिस पर अपनी एक गवर्नमेंट चुनते हैं, जिसमें लोगों की गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन रहता है। ऐसी सोसाइटी, ऐसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की सक्सेस के लिए लोगों के पास डेमोक्रेटिक राइट्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये राइट्स लोगों के पास नहीं है तो हम एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री या सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते। अब बात करते हैं ये डेमोक्रेटिक राइट्स कौन से हैं और इनमें कौन कौन से राइट्स इंक्लूडेड हैं। राइट टू इक्वालिटी। एवरी इंडिविजुअल इज इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ irrespective of their background, belief और आइडेंटिटी। इस राइट के अंतर्गत सभी को लॉ का प्रोटेक्शन है, किसी को भी कि सभी को समान यानी इक्वल राइट्स मिलेगा, चाहे वो किसी भी बिलीफ को फॉलो करते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इन दिस सिटीजन हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, थॉट्स एंड आइडियाज। उनको अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। इसी प्रकार राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इट इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि बिना किसी तर्क, मनमानी तरीके से अरेस्ट करना, यानी इलॉजिकल अरेस्ट के अगेंस्ट राइट। ये कुछ ऐसे फाउंडेशनल डेमोक्रेटिक राइट्स हैं दैट आर क्रूशियल फॉर एप्रिशिएटिंग सिग्निफिकेंस ऑफ देयर प्रोटेक्शन। व्हेन दीज राइट्स आर वायलेटेड, इन राइट्स का सिग्निफिकेंस तब और बढ़ जाता है जब इनका वायलेशन होता है, यानी इन राइट्स के अगेंस्ट काम किया जाता है। डेमोक्रेटिक राइट्स में बच्चों हमने देखा कि राइट्स क्या होते हैं और इन राइट्स का हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस होता है। लेकिन अब बात करते हैं लाइफ विदाउट राइट्स की। हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जहां इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रिजन इन गुआंतानामो बे की। पहले जानते हैं कि ये गुआंतानामो बे जगह क्या है और ये कहाँ लोकेटेड है। गुआंतानामो बे इज लोकेटेड ऑन द सदर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ क्यूबा। ये एक खाड़ी और बंदरगाह यानी बे एंड हार्बर का एरिया है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का नेवल बेस भी है। गुआंतानामो बे को इंटरनेशनल पहचान तब मिली जब यहाँ सस्पेक्टेड टेररिस्ट को पकड़कर यहाँ डिटेन किया गया, यानी रखा गया। About 600 people were secretly picked up by the US forces from all over the world and put in prison in Guantanamo Bay, controlled by American Navy. अब इन लोगों को सस्पेक्टेड डिटेंशन किया गया टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट में, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी पर 11 नवंबर 2001 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था बच्चों? 19 टेररिस्ट ने 4 कमर्शियल एरोप्लेन को हाईजैक किया। 2 प्लेन उन्होंने टकराए ट्विन टावर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क, जिसके टकराने से कुछ ही आवर्स में टावर्स कोलैप्स हो गए। अनदर प्लेन क्रैश्ड इनटू द पेंटागन, और ये डिफेंस हेडक्वार्टर्स था यूएस का इन वर्जीनिया। अच्छा, 4th प्लेन जो क्रैश किया गया वो फील्ड में क्रैश हुआ
क्योंकि इसके पैसेंजर ने कंट्रोल को वापस लेने की कोशिश करी, यानी कि टेररिस्ट को अपोज किया। अब समझते हैं इसमें कैजुअलिटीज और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इस अटैक से लगभग 3000 लोग मारे गए। इसी टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट में एक्शन लेते हुए अमेरिकन फोर्स ने 600 से ज़्यादा लोगों को ग्वांतानामो बे की प्रिजन में रखा। इनको वहाँ डिटेन किया गया, अलग कंट्री से इनको लाया गया था। अब डेमोक्रेटिक राइट्स का वायलेशन कैसे हुआ यह देखते हैं। जिन देशों से इन लोगों को लाया गया ग्वांतानामो बे प्रिजन में, तो इनको यहाँ लाने के लिए उस कंट्री की गवर्नमेंट से पूछा नहीं गया, उनसे इजाज़त नहीं ली गई, एंड इवन नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर इम्प्रिजनमेंट। एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोसीजर। यहाँ अनास के फादर जमील अल बन्ना को पकड़ा गया और इनके जैसे दूसरे प्रिजनर्स की फैमिली को मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि सब लोग प्रिजन में हैं। फैमिलीज ऑफ प्रिजनर, मीडिया और इवन UN रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट अलाउड टू मीट देम। द US आर्मी अरेस्टेड देम, इंटेरोगेटेड देम and decided whether to keep them or not. There were no trial before any magistrate in the US और ना ही ये prisoners कोर्ट जा सकते थे। तो आपने देखा कि किस प्रकार ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। एक डेमोक्रेसी में जहां लोगों को फ्रीडम होती है, यहाँ किस तरह से लोगों के राइट्स का वायलेशन हो रहा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन that focuses on human rights की वकालत करती है और कहीं इन राइट्स का वायलेशन हो तो उसके अगेंस्ट वर्क करती है। इस NGO ने वहाँ प्रिजनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और रिपोर्ट में कहा these prisoners were being tortured in a way that violated US laws। यानी उनको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित यानी टॉर्चर किया जा रहा था। इन प्रिजनर्स को ट्रीटमेंट कराना भी अलाउड नहीं था, जबकि वार के प्रिजनर्स को भी अलाउड होता है दो देशों की ट्रीटी के अकॉर्डिंग कि वह लोग अपना इलाज या उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। डिनाइल ऑफ बेसिक राइट्स। जब प्रिजनर के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, देन मैनी प्रिजनर्स हैड ट्राइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज कंडीशंस बाय गोइंग ऑन हंगर स्ट्राइक। प्रिजनर्स को नहीं छोड़ा गया, इवन दे वर डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी। UN ने प्रिजनर्स की इन कंडीशन को ठीक पाया एंड सपोर्टेड दैट फाइंडिंग्स वर करेक्ट। UN के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि प्रिजन इन ग्वांतानामो शुड क्लोज डाउन, यानी इसको सीज किया जाए, इसको बंद किया जाए। बट द US गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस प्लीज। इस प्रार्थना को US गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया और अपना ऑपरेशन जारी रखा। इस ग्वांतानामो प्रिजन के एग्जाम्पल में आपने देखा कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। ग्वांतानामो बे प्रिजन के केस में हमने देखा कि एक कंट्री कैसे दूसरी कंट्री के सिटीजन्स के राइट का वायलेशन कर रही थी। अब सेकंड केस में हम सिटीजन राइट्स को सऊदी अरेबिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे और वहाँ की गवर्नमेंट के नेचर एंड गवर्नेंस को देखेंगे कि वहाँ सरकार किस प्रकार काम करती है। फर्स्ट, हेरिडिटरी मोनार्की। सऊदी अरेबिया इज रूल्ड बाय ए हेरिडिटरी किंग and the citizens do not have a direct role in electing or changing their rules। यहाँ पर मोनार्की है और लोग वोट नहीं कर सकते और इलेक्टिंग का भी कोई रूल नहीं है। लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इन सऊदी अरेबिया citizens do not have freedom to form political parties और political organization। केवल किंग को अथॉरिटी है कि वह लेजिस्लेटिव और जजेस को सिलेक्ट करे। द किंग कैन चेंज द डिसीजंस ऑफ जजेस बट इन डेमोक्रेटिक राइट्स एंड सिस्टम
लोग ही लेजिस्लेटिव को सिलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट के ऑर्डर को, कोर्ट के ऑर्डर को बदला नहीं जा सकता। अगर हम इसे कंपेयर करें डेमोक्रेटिक सिस्टम से, मीडिया रेस्ट्रिक्शंस है। मीडिया आर नॉट अलाउड टू रिपोर्ट एनीथिंग दैट मोनार्क डिसअप्रूव्स। मोनार्क यानी किंग अगर किसी डिटेल को डिसअप्रूव कर दे, मीडिया उस रिपोर्ट को नहीं दिखाती, लोगों तक नहीं पहुंचाती। लेकिन एक डेमोक्रेसी में मीडिया फ्री होती है और उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस इन सऊदी अरेबिया को समझते हैं। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन सऊदी अरेबिया। एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम। इसका मतलब है कंपल्सरी इस्लाम, यानी कि बीइंग ए मुस्लिम इज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस और बिलीफ, यानी कि मुस्लिम होना पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि मुस्लिम होना इज ए रिक्वायरमेंट imposed by the state. Non-Muslim residents are allowed to follow their religions in private but not in public. These religious restrictions raises concerns about religious freedom and the rights of the religious minority. यानी कि ये religious restrictions जो सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने इम्पोज कर रखे हैं, लगा रखे हैं, ये क्वेश्चंस रेज करते हैं कि इस देश में क्या रिलीजियस फ्रीडम है और जो लोग माइनॉरिटी में हैं, यानी जो मुस्लिम नहीं हैं, उनके इस देश में क्या राइट्स हैं। वीमेन इन सऊदी अरेबिया फेसेस पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस एंड देयर आर डिस्पैरिटीज इन लीगल मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन is considered equal to that of two women. This highlights inequalities in the legal system. इसका मतलब है in certain situations legal system यानी कोर्ट women की testimony गवाही को less probative यानी कम importance का मानती है, वहीं मैन की testimony को importance दिया जाता है। कोसोवो एथनिक मैसेकरी के एग्जाम्पल को समझते हैं। कोसोवो में होने वाला मैसेकरी यानी नरसंहार बहुत बड़ी अमाउंट में लोगों की हत्या जो कि रिलीजन पर बेस्ड था। यह एथनिक प्रिजुडाइसिस यानी दूसरे धर्म के प्रति नेगेटिव थॉट पर किया गया नरसंहार था। कोसोवो की यह घटना उन कॉम्प्लेक्सिटीज और चैलेंजेस को रिवील करती है, उजागर करती है, जो कि हमारे सामने तब आती है जब नेशनलिज्म यानी देशभक्ति एक्सट्रीमिस्ट यानी उग्र राजनीतिक विचारों में बदल जाती है। एक्सट्रीमिस्ट यानी उग्र विचारों के व्यक्ति के हाथ में सत्ता आने पर कोसोवो जैसी घटना में चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। कोसोवो एक प्रोविंस है यूगोस्लाविया की जिसमें अल्बानियन पॉपुलेशन प्रीडोमिनेट कर रही थी, while Serbs were the majority in the entire country. पूरी कंट्री में सर्ब्स लोग मेजॉरिटी में थे। अब यहाँ क्या होता है, मिलोसेविक जो कि नैरो माइंडेड नेशनलिस्ट सर्ब है, वह पावर में आता है और वहाँ एथनिक ग्रुप यानी रिलीजियस ग्रुप के बीच टेंशन क्रिएट कर देता है। मिलोसेविक की गवर्नमेंट अल्बानियन लोगों के प्रति शत्रुता रखती है, उन्हें अपना शत्रु समझती है और वह कोसोवो में मिलोसेविक गवर्नमेंट का नज़रिया और एक्सट्रीमिस्ट लोग यानी उग्र विचारों के लोग एक वायलेंट हिंसक एटमॉस्फेयर बना देते हैं। इस वायलेंस में माइनॉरिटी अल्बानियंस को टारगेट किया जाता है और उन्हें कहा जाता है टू लीव द कंट्री और एक्सेप्ट सर्ब डोमिनेंस। यहाँ होक्सा फैमिली का एग्जाम्पल आता है जिनको टारगेट किया जाता है, जिसमें एल्डरली कपल
इस वायलेंस के विक्टिम बनते हैं और घर से उनको बाहर निकाला जाता है। उनमें से मेल स्पाउस को मार दिया जाता है और उनकी पोजीशन यानी सामान को छीन लिया जाता है। यह तो केवल एक ही एग्जाम्पल था। ऐसे और भी कई हिंसा की एट्रोसिटीज़ के और भी एग्जाम्पल थे जो कि अल्बानियन के साथ हुई। ये हिंसा एट्रोसिटीज़ वर कैरिड आउट बाय नेशनल आर्मी। ये हिंसा वहाँ की आर्मी कर रही थी उस रूलर के कहने पर जिसे डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया गया था, यानी सब लोगों ने वोट देकर उसको इलेक्ट किया था। सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इसको रोकने के लिए, हॉल्ट करने के लिए दूसरी कई कंट्रीज़ को इंटरवेंशन करना पड़ा। इस एट्रोसिटीज़ को रोकने के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी ने एक क्रूशियल रोल यानी अहम भूमिका निभाई। इस इंटरनेशनल इंटरवेंशन का रिजल्ट ये हुआ, मिलोसेविक रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी फेस्ड अकाउंटेबिलिटी। उससे इसका जवाब मांगा गया। ही लॉस्ट द पावर एंड वाज लेटर ट्राइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इंटरनेशनल कोर्ट में उस पर केस चलाया गया। इस केस से यह हाईलाइट हुआ कि एक देश के लीडर को अकाउंटेबल बनाया गया जिसने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया। राइट्स इन डेमोक्रेसी। इन तीनों केसेस, प्रिजन इन ग्वांतानामो बे, सिटीजन राइट्स इन सऊदी अरेबिया एंड अल्बानियन इन कोसोवो में विक्टिम्स की स्टोरी हमने पढ़ी। और अगर हम ये समझ सकें कि उनकी जगह यही एट्रोसिटीज़, अत्याचार या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हमारे साथ हुआ होता तो हमें कैसा लगता, और इस स्थिति में हमारी क्या इच्छा होती। हम यही सोचते कि ऐसी स्थिति, ऐसा अत्याचार किसी के साथ ना हो। शायद हम एक सोसाइटी की कल्पना करते हैं जहां सब लोगों को डिग्निटी मिले, सिक्योरिटी मिले और सबके साथ अच्छा व्यवहार हो। अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसके पास अधिकार हो कि वह अपने डिफेंस में बोल सके, कोर्ट जा सके, और जस्टिस और न्याय के लिए, जैसा हमने देखा कि ग्वांतानामो बे प्रिजन में लोगों को डिफेंस करने और कोर्ट जाने की परमिशन नहीं थी। तो यहाँ तक हमने राइट्स की बात करी, उसके सिग्निफिकेंस की बात की, लेकिन राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। अगर हमारे क्लेम करने से कोई चीज़ हमारी हो जाए, दैट इज़ नॉट राइट। सोसाइटी को इस क्लेम को रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए कि वह राइट कहाँ तक जायज़ है, ठीक है। राइट अपना जो मीनिंग एक्वायर करता है वह सोसाइटी में करता है। हर एक सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यूगोस्लाविया के केस में सब लोग पूरे यूगोस्लाविया पर क्लेम कर रहे थे, जो कि एक सोसाइटी के रूल के खिलाफ था, क्योंकि वहाँ अल्बानियन को भी रहने का पूरा अधिकार था। केवल सर्ब के क्लेम करने से ये उनका राइट नहीं बन गया कि वही अकेले वहाँ रहेंगे। एक सोसाइटी में क्या ठीक है, यही अधिकारों का आधार बनता है, देश बनता है। यही कारण है कि समय के साथ और सोसाइटी टू सोसाइटी अधिकारों यानी राइट्स की नोशन, धारणा चेंज होती रहती है। जैसे समय के पर्सपेक्टिव में राइट्स की बात की जाए तो आज से 200 साल पहले जब वीमेन को वोटिंग का राइट नहीं था, अगर कोई ये कहता कि वीमेन को वोटिंग का राइट होना चाहिए तो ये समय और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में राइटफुल नहीं था, ठीक नहीं था, और उस समय लोगों को शायद ये बहुत स्ट्रेंज लगता। राइट्स का क्लेम रीजनेबल होना चाहिए। हमारे खेलने से किसी के घर
किसी के घर का शीशा टूटता है तो यह कहना कि खेलना मेरा राइट है ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे दूसरों के राइट का वायलेशन हो रहा है। राइट का क्लेम रीजनेबल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं जैसा सर्ब ने क्लेम किया कि यूगोस्लाविया केवल सर्ब्स लोगों का है। इससे अल्बानियन के राइट का वायलेशन हुआ। 200 साल पहले अगर वीमेन का वोटिंग का राइट स्ट्रेंज था तो आज सऊदी अरेबिया में वुमेन को वोटिंग का राइट ना होना भी स्ट्रेंज है। गवर्नमेंट इन राइट्स को लागू यानी एनफोर्स करवाती है। जब सरकार और सिटीजन्स इन राइट्स का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और इसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, देन वी कॉल इट वायलेशन और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आवर राइट्स। अगर किसी के राइट का वायलेशन होता है तो वह इसके अगेंस्ट कोर्ट जा सकता है फॉर जस्टिस। एक क्लेम को राइट बनने के लिए 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट, रीजनेबल क्लेम्स, सेकंड, रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड थर्ड, सैंक्शन्ड बाय लॉ। Why do we need rights in a democracy? या दूसरे शब्दों में कहें कि राइट्स यानी अधिकारों का क्या महत्व है डेमोक्रेसी में। इसके लिए कुछ पॉइंट्स को समझने पर हम ये क्लियर समझ पाएंगे कि वाई डू वी नीड राइट्स इन ए डेमोक्रेसी या राइट्स का क्या महत्व है। इसके अंतर्गत पहले पॉइंट को समझते हैं कि राइट्स फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है, और ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमारा राइट है राइट टू वोट एंड बी इलेक्टेड। देखिए, एक डेमोक्रेसी इंश्योर करती है, ये सुनिश्चित करती है कि हर सिटीजन को वोट देने का राइट हो और इलेक्शन कंटेक्स्ट करके चुने जाने यानी एमपी, एमएलए, काउंसलर बनने का अधिकार है। इस तरह से इस राइट्स के कारण ही हम डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। मोनार्की में आप देखेंगे जहां राजा का बेटा राजा होता है, लोगों को वोट का और राजा बनने का अधिकार नहीं होता। तो आपने समझा राइट्स कितने इंपॉर्टेंट है। सेकंड, फैसिलिटेटिंग डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। राइट्स ही इलेक्शन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इससे पहले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को समझते हैं। सिटीजन को अपने विचार एक्सप्रेस करने का राइट होना चाहिए। यह इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह लोगों को अलाउ करता है कि वह अपनी प्रेफरेंसेस, पसंद के लिए आवाज़ उठा सके। राइट्स के कारण ही सिटीजन पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं और पॉलिटिकल आइडियाज़ में अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं। इस राइट्स के कारण ही एक सशक्त यानी रोबस्ट डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कि वहाँ लोगों को अपने विचार रखने और पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का अधिकार होता है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। Rights play a crucial role in protecting minorities from potential oppression by the majority। जहां मेजॉरिटी के लोग माइनॉरिटी को दबाते हैं या एक्सप्लॉइट या शोषण की कोशिश करते हैं, वहां इन राइट्स का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये राइट्स एक तरह से शील्ड या कवच का काम करते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। माइनॉरिटीज़ के शोषण या ऑपरेशन को रोकने के लिए भी राइट्स की नीड होती है। ये राइट्स गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करते हैं, जिससे गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी को मिसयूज ना कर सके। ऐसे मामलों में जहां गवर्नमेंट सिटीजन राइट्स को डिसरिगार्ड करती है, ये राइट्स सेफगार्ड्स के रूप में काम करते हैं।
These rights act as a safeguard. संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स को गवर्नमेंट से ऊपर रखा गया है. That ensures that the government cannot infringe upon, कि सरकार लोगों पर अपना वर्चस्व या अपनी प्रमुखता ना दिखा सके. यदि सरकार ऐसा करने की कोशिश करती है तो लीगल सेफगार्ड्स फॉर सिटीजन्स. राइट्स लीगल गारंटी को इंश्योर करते हैं जब कुछ गलत होता है. अगर कुछ सिटीजन्स दूसरे सिटीजन्स के राइट को स्ट्राइप अवे करते हैं या अनदेखा करते हैं तो ये राइट्स लीगल हेल्प को इंश्योर करते हैं उन लोगों के लिए जो कि अफेक्टेड हैं, यानी वह लोग लीगल हेल्प ले सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड. लगभग सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जिनका एक संविधान है, बेसिक राइट्स आर एनश्राइन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन. इन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में सुरक्षित रखा जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन में सुरक्षित रखे जाने का मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट आए अपना एजेंडा या थॉट लेकर, लेकिन इन राइट्स को चेंज नहीं किया जा सकता है. इससे स्टेबल फ्रेमवर्क तैयार होता है फॉर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी स्टेबल यानी स्थिर तरीके से काम करती रहे. अब सोचिए कि अगर लोगों के राइट्स का वायलेशन होगा तो वह अपोज करेंगे, जिससे किसी भी कंट्री को स्टेबल तरीके से फंक्शनल नहीं किया जा सकता.